जो लोग भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं और वो एग्जाम में जाते हैं और अपने प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। आज मैं जो आप सभी लोगों को टॉपिक बताने वाला हूं मित्रों, वो टॉपिक है संश्लेषण विधि क्या होती है और विश्लेषण विधि क्या होती है। क्योंकि हमारे एग्जाम में जब आता है तो हमें लगता है कि बहुत ही नई तरीके से कुछ प्रश्न पूछ लिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं होता है, आपके सिलेबस में ही है कि संश्लेषण विधि क्या होती है और विश्लेषण विधि क्या होती है। तो मित्रों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप सभी लोग मात्र 10 से 15 मिनट हमें समय दीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको पूरी तरीके से 1 से 2 नंबर दिलवाऊंगा और बहुत पूरी तरीके से आपको पूरा समझा कर ही छोड़ूंगा। आप मान के चलिए मात्र 10 से 15 मिनट आप हमारा वेट करिए, अच्छे से देखिए वीडियो को और समझिए और सुनिए। बस आप 10 से 15 मिनट समय दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 100% चीजें समझ में आएगी। आइए बात करते हैं कैसे चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि की बात करें तो विश्लेषण विधि मतलब होता है एनालिसिस मेथड होता है। एनालिसिस मेथड को कहा जाता है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना। देखिए, आप लोग क्या है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और एक टीचर को क्या करना होता है, विश्लेषण तरीके से पढ़ाना होता है। जब स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता होता है तो हम कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, विश्लेषण विधि को अपनाते हैं। और विश्लेषण विधि में क्या कहता है कि यदि आपको कुछ नहीं पता है तो आपको किधर ले जाना है, ज्ञात की ओर, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर ले चलना है। तो पहले चीजें आपको पता चला कि विश्लेषण विधि क्या होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको किधर ले चल रहा हूं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि आपको कुछ नहीं पता है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के बारे में, इसलिए मैं आपको किस तरफ ले चल रहा हूं, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो पहली चीजें हो गई ज्ञात से अज्ञात की ओर आपकी विश्लेषण विधि में। अब इसके हम बात करेंगे गुण क्या है और दोष क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गुण के बारे में। हमें सबसे पहली चीजें पता होना चाहिए मित्रों इसके गुण के बारे में। तो पहली चीज बताया जा रहा है कि यह विधि खोज करने की सबसे प्रतिभाशाली विधि है। यह विधि जो है दोस्तों, यह विधि जो है खोज करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। खोज करने की यह विधि जो है खोज करने की सबसे प्रभावशाली विधि है, सबसे प्रभावशाली विधि है। पहली चीजें प्रभावशाली विधि है दोस्तों, प्रभावशाली विधि है। कैसी है, खोज करने की। यह विधि कैसी विधि होती है, खोज करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। इसका पहला पॉइंट। आइए बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में यदि हम बात करें तो इस विधि को कहा जाता है एक क्रियाशील विधि माना जाता है। इस विधि को क्या माना जाता है मित्रों, क्रियाशील विधि के नाम से जाना जाता है। क्रियाशील विधि भी इसे माना जाता है। क्रियाशील विधि भी माना जाता है। किसे माना जाता है, संश्लेषण विधि को। तो संश्लेषण विधि को पहली चीजें मैंने आपको क्या बताया, खोज करने की सबसे प्रभावशाली तरीका या विधि मानी जाती है और क्रियाशील विधि माना जाता है। और तीसरी बात करते हैं इसके बारे में। तो तीसरी बात करें तो इसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, इसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, इसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान आपका क्या होता है, स्थायी हो जाता है। इसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान कैसे हो जाता है दोस्तों, स्थायी हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए पहली चीज ये है कि आप क्या करते हो, जब आप बच्चे को पढ़ाओगे तो उस समय क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, किसी चीज का आप एनालिसिस करेंगे। और जब किसी चीज का आप एनालिसिस करके पढ़ाएंगे तो उसके माइंड में हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इसकी दूसरी विशेषता यह है कि अर्जित किया गया ज्ञान जो होगा वो अस्थायी हो जाएगा। ठीक, तो पहली चीजें मैंने आपको क्या बताया गुण में, कि खोज करने की सबसे प्रभावशाली तरीका है या विधि है और क्रियाशील विधि मानी जाती है। इस विधि को क्रियाशील विधि मानी जाती है और इसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान क्या हो जाता, अस्थायी हो जाता है मित्रों। अब आइए बात करते हैं दोष के बारे में। अब आइए बात करते हैं दोस्तों दोष के बारे में, इसके दोष के बारे में। अब आइए बात करते हैं इसके दोष के बारे में। पहली चीजें मैंने आपको बताया गुण के बारे में,
अब आइए बात करते हैं इसके दोष के बारे में। इसके दोष क्या है, यानी कि अवगुण क्या है। ठीक है, इसके अवगुण के बारे में यदि हम बात करें तो इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में अधिक समय लगता है। इस विधि में बताया जाता है कि अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में अधिक समय लगता है। विषय वस्तु सिखाने में अधिक समय लगता है। क्या लगता है? अधिक समय लगता है। आपको ध्यान रखना है कि इस विधि के दोष, पहला दोष क्या है, अध्यापक को विषय वस्तु, कोई भी विषय वस्तु यदि वो सिखाएगा, एनालिसिस करके सिखाएगा, तो उसे क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा। पहला पॉइंट हो गया मित्रों। अब आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर करना, इसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर करना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर करना क्या हो जाता है दोस्तों, कठिन हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो, अगर आप प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाओगे, मान लो 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाओगे एनालिसिस विधि से, तो क्या उसके माइंड में सेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो कहेगा कि मेरे माइंड से सारी चीजें बाउंस जा रही है। क्यों जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा, जब आप एनालिसिस करते हो तो बहुत ज्यादा चीजों को जोड़कर आप एनालिसिस करेंगे ना, जिसके कारण क्या होगा, उसके माइंड से बाउंस हो जाएगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर करना अत्यंत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके समझ में नहीं आएगा, बालक के समझ में नहीं आएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कठिन विधि होने के कारण इसमें क्या आ जाती है, निरस्ता की भावना आ जाती है। और कठिन विधि होने के कारण क्या आ जाता है, निरस्ता। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाती है, निरस्ता की भावना आ जाती है। निरस्ता की भावना आ जाती है। निरस्ता की क्या आ जाती है मित्रों, भावना आ जाती है। निरस्ता की भावना आ जाती है। प्राथमिक स्तर पर यह अत्यंत कठिन होता है और कठिन विधि होने के कारण क्या हो जाता है मित्रों, निरस्ता की भावना आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करें इसमें, इसके दोष के बारे में, तो इसमें क्या होता है, छात्र जो होता है धीरे धीरे ज्ञानार्जन करता है। इस विधि में चौथा पॉइंट कहता है कि छात्र जो है धीरे धीरे ज्ञानार्जन करता है। छात्र धीरे धीरे ज्ञानार्जन करता है। छात्र धीरे धीरे क्या करता है, ज्ञानार्जन करता है, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करता है, ज्ञानार्जन करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो पहली चीजें मैंने आपको दोष के बारे में बताया। इसके दोष में क्या है, विश्लेषण विधि में अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में अधिक समय लगता है। अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में अधिक समय लगता है। और दूसरी चीजें मैंने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर पर सिखाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और यही कठिनाई के कारण बच्चों में क्या आ जाती है, निरस्ता की भावना आ जाती है। और चौथी चीजें मैंने आपको बताया कि छात्र इस विधि में क्या होता है, धीरे धीरे सीखता है। छात्र क्या करता है इस विषय में दोस्तों, धीरे धीरे सीखता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया विश्लेषण विधि के बारे में। आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं संश्लेषण विधि के बारे में, ताकि आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखें भी और समझें भी। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं इसी तरह से कुछ जो शब्दावलियां हैं, जैसे संश्लेषण विधि क्या होती है, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है और ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, ऐसे तमाम विधियां जो है हर एक सब्जेक्ट से, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का मतलब एनवायरमेंट, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में पूछे जाते हैं, मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा। लेकिन आप सभी लोगों को हमें चाहिए प्रोत्साहन चाहिए। यदि आप लोग हमारा प्रोत्साहन करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको बहुत से अच्छी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और अच्छी चीजें मैं देने का और भी प्रयास करूंगा। तो मित्रों आइए बात करते हैं अगले वीडियो में कि संश्लेषण विधि क्या है।